हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो बच्चों देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब क्या है कि 6 का घात n का जो मान आएगा उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, हम लोग को ये जांच करके देखना है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि n प्राकृत संख्या है, तो n का मान क्या होगा 1, 2, 3, 4, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान बिठा के देखते हैं। 6 का घात अगर हम लोग 1 लेंगे तो इकाई अंक 6 पर ही समाप्त होगा। अगर 6 का घात 2 लेंगे तो 36, इकाई अंक फिर 6 ही आया। फिर 3 ले सकते हैं तो इसमें आ जाएगा 216, फिर 6 पर समाप्त होता है इकाई अंक। अगर 6 का मान 6 का घात 4 लेंगे तो इसमें आ जाता है इस बार 1296, फिर 6 पर ही समाप्त होता है। ठीक है। अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 लेने से आता है 7776, यानी कि कहीं भी n का मान अगर हम लोग लेंगे इसी तरह से लेते जाएंगे तो कहीं भी 6 का घात n का मान 0 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है। वही अगर हम लोग देखेंगे जिस संख्या का इकाई अंक 0 है, जैसे 10 को लेंगे तो उसका खंड करने पर हम लोग का 2 गुना 5 आता है। फिर हम लोग लेंगे 50, तो 50 का अगर खंड करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5 आता है। 100 लेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 है, यानी कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त हुआ है उसका एक गुणनखंड कम से कम 5 आता है। ठीक है। वही अगर हम लोग लेंगे 80 पर देखेंगे तो इसका खंड करने पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 5, इस तरह का आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80। यानी कि जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वो कम से कम उसका एक गुणनखंड 5 होता है। अब हम लोग मानते हैं कि माना संख्या 6 का घात n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई अंक 0 है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 होता है। तो हम लोग अब यहाँ कह सकते हैं कि 6 का घात n का जो मान है उसका एक गुणनखंड 5 होगा, यानी कि ये संख्या जो है 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। इसलिए 6 का घात n 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। और n का मान क्या था, n का मान हम लोग बोल सकते हैं जहां n प्राकृत संख्या है। ठीक है। जब इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा, यानी कि 6 का घात n 5 से विभाज्य होगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 का जो गुणनखंड है, परंतु हम लोग क्या देख रहे हैं, 6 का गुणनखंड करने पर जो है यहाँ पर हम लोग का 2 गुना 3 का घात n आता है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 6 का घात n, इसका अर्थ है कि 6 का घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 3 के अतिरिक्त कोई दूसरा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है। देखो जब हम लोग 6 का घात n जो है उसका गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को 2 और 3 के अलावा
और कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि इस कथन का अर्थ है कि 6 का घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 6 का घात n जो है 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसीलिए 6 का घात n 5 से विभाजित नहीं हो सकती। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 6 का घात n, अतः 6 का घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में है व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। बच्चों इसका हम लोग प्रूफ करते हैं कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। जब इसको गुना करेंगे तो गुना करके आएगा हम लोग का यहाँ पे 1001, फिर जोड़ेंगे 13 तो आ जाएगा 1014। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, 1014 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। अगर इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब करते हैं उसका अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 5 गुना 10 0 7, फिर काट के देखेंगे 3 से, तो 3 से जाएगा एक बार में, और एक बार में तो इधर आ जाएगा 20, हो जाएगा 6 18, और यहाँ पर 9 9 27। ठीक है, फिर 3 से नहीं 13 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 1014 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, यानी कि जो संख्या दिया गया था उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अतः अब क्या होगा, अंकगणित की आधारभूत परिमेय से ये संख्या भाज्य संख्या हो जाएगा। अतः अंकगणित की आधारभूत परिमेय से संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब करेंगे दूसरा संख्या को। ठीक है, पहले हम लोग उसको फिर गुना करते हैं। इसी प्रकार 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करके आ जाएगा हम लोग का इसमें 5040। अब जब जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 5045। फिर हम लोग इसी तरह करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। ठीक है, 5045 जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये डायरेक्टली 5 से कटेगा, तो 5 के 5 0, फिर 0 5 9। ठीक है, तब 9 हो जाएगा। तो इसको आगे और काट के देखेंगे, 5 से तो 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से 7 के 7 7 चौक 28 2 29 नहीं कटेगा, यानी कि 5045 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 9 है, 5 गुना 1009 है। ठीक है, फिर हम उसी तरह कह सकते हैं कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है और फिर पुनः वे दोनों एक ही स्थान पर एक साथ कब मिलेंगे, ये पता करने के लिए हमें 18 और 12 का जो न्यूनतम गुणज है वो पता होना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में क्या होता है, दोनों संख्याओं का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा। मतलब क्या होता है, दोनों का सबसे छोटा गुणज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब करते हैं सॉल्यूशन। 18 और 12 दोनों का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 18 का निकलेगा 2 9 3 3। ठीक है, फिर 12 का निकलेगा 2 6 2 3। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 1 3 का घात 3 3 का घात 2। फिर 12 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो इसमें 2 का घात 2 और 3 का घात 1। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम लिखेंगे और एलसीएम में हम लोग ये पढ़े थे कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात का गुणनफल एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 बराबर क्या होगा, अधिकतम घात क्या है, 2 का अधिकतम घात है हम लोग का यहाँ पे 2 का घात 2 और 3 का अधिकतम घात है 2, गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 9 गुना 36। अब हम लोग कह सकते हैं वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट मिलेंगे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।